2020 में मैंने जो पहली गाड़ी खरीदी थी अपने लाइफ की होंडा सिटी, 2021 में मैंने फुल पेमेंट करके मर्सिडीज़ बेंज खरीद ली और 2022 जनवरी में मैंने अपने लाइफ का पहला ऑफिस भी खरीद लिया। और जो भी ये क्लेम करे कि मेरा 100% एक्यूरेसी है, मैं बोलूँगा सबसे पहले आप उनसे दूर भाग जाएं। हर एक आदमी बोलता है पढ़ो पढ़ो पढ़ो, मार्केट करना है तो पढ़ो, लेकिन पढ़ना क्या है और पढ़ना कैसे है? स्टॉक मार्केट से बेटर धंधा पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं है। तो अगर मार्केट को धंधा बनाना है, अगर आपको इसको बिजनेस की तरह करना है, तो बहुत ज़रूरी है कि हाय, मेरा नाम सौम्य मालानी है और आज मैं जो स्टॉक्स के प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपके साथ अपनी जर्नी शेयर करने वाला हूं। मेरे हिसाब से स्टॉक मार्केट से बेटर धंधा पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं है एंड मैं ये अपने एक्सपीरियंस से बोल सकता हूं। स्टॉक मार्केट या तो जुआ है या तो बिजनेस है। ये डिपेंड करता है आप उसको कैसे अप्रोच करते हैं। अगर आप उसको बिजनेस मान के करेंगे तो वो वर्ल्ड की ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी बन जाएगी, लेकिन अगर आप उसको जुआ मान के करेंगे तो वो जुआ जैसा ही रह जाएगा। मैं आप लोग के साथ और एक चीज शेयर करना चाहता हूं जिससे आप भी शायद मोटिवेट होंगे और आपको भी शायद ये लगेगा कि स्टॉक मार्केट अगर सही से किया जाए तो क्या पोटेंशियल हो सकता है और क्या कुछ आप अचीव कर सकते हो सिर्फ स्टॉक मार्केट से, अगर इसको आप एक बिजनेस समझ के सीरियसली एक प्रोसेस से करो। तो साल था 2014 और हम एक रेंटेड फ्लैट में रहते थे। तो मेरे पापा का इच्छा था कि एक घर ले लें और उसी समय मुझे एक स्टॉक में बहुत ज़्यादा कन्विक्शन आ रहा था, वो था फोर्स मोटर्स। फोर्स मोटर्स में उस समय मर्सिडीज़ के साथ टाई अप हो रहा था क्योंकि मर्सिडीज़ के डीजल इंजन फोर्स मोटर बनाने वाला था। बीएमडब्ल्यू का भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था ये बनाने के लिए, उसकी बैलेंस शीट बेटर हो रही थी, वो एक बहुत ही ट्रबल टाइम से निकल रहा था। तब उस समय मेरा कन्विक्शन उसमें बहुत ज़्यादा आ गया था और मैंने अपने पापा को ये बोला कि पापा कुछ दिन रुक जाते हैं, शायद हो जाए। और मेरे अपने पापा से कुछ देर इस बारे में बातें भी हुई, लेकिन लास्ट में आई विल बी थैंकफुल टू माई पेरेंट्स कि उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, इफ़ यू आर सेइंग वील गो बाय दैट। एंड वही फोर्स मोटर्स मई जून में, अभी स्प्लिट बोनस हो गया है लेकिन उस समय मान लीजिए 400 रुपये का था और 1200-1300 रुपया पहुंच गया था। और फिर उसी कैपिटल से हमने फ्लैट बुक करा दिया और होम लोन भी ले लिया। मज़े की बात यह है कि 2021 आते-आते जब प्रोसेस रिफाइन हो गया, चीज़ें बेटर हो गई, हर दिन इम्प्रूवमेंट के पाथ पे मैं चल रहा था, हर दिन कोशिश कर रहा था कि कैसे मैं बेटर कर पाऊँ, हर दिन बैक टेस्टिंग कर रहा था, मार्केट को अपना फीस दे रहा था, आज भी मैं वो हर दिन करता हूँ। बैक टेस्टिंग बिना मेरा दिन अधूरा होता है, मुझे ऐसे लगता है कि पता नहीं क्या छूट गया है, ऐसे लगता है कि जैसे मैं नहाया भी नहीं हूँ। तो बैक टेस्टिंग मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। वो जो होम लोन था 2021 में मैंने उसको पूरा दे दिया, प्री पेमेंट कर दी, क्योंकि कोविड ने मुझे ये सिखाया था। जब मुझे अप्रैल 21 में कोविड हुआ तो मेरे मन में पहला सोच यही था कि हाँ ठीक है, फैमिली के लिए इतना कुछ कर दिया, ये हो गया, ये हो गया, चलो अब मुझे कुछ हो भी गया तो कोई बात नहीं, फैमिली सेफ रहेगी। तो मुझे लाइफ कितनी फ्रेजाइल है वो समझ में आई और मैंने होम लोन वापस दे दिया कि एटलीस्ट एक घर तो अपना खुद का हो, बैंक का ना हो। और उसके बाद लाइफ ऐसे बदली कि 2020 में मैंने जो पहली गाड़ी खरीदी थी अपने लाइफ की होंडा सिटी, 2021 में मैंने फुल पेमेंट करके मर्सिडीज़ बेंज खरीद ली और 2022 जनवरी में मैंने अपने लाइफ का पहला ऑफिस भी खरीद लिया। तो मैं ये आपको इसलिए नहीं बता रहा दिखाने के लिए या शो ऑफ करने के लिए, मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि आप भी मोटिवेट हो पाएँ, आप भी स्टॉक मार्केट की पोटेंशियल को समझ पाएँ और आप भी सही तरीके से, सही प्रोसेस से इसको अचीव करें और एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन जर्नी की तरफ जाएँ और एकदम शॉर्ट टर्म ना सोचें। आज मैं जो स्टॉक्स के माध्यम से अपने एक स्ट्रैटेजी के बारे में शेयर करना चाहूँगा, जिससे कि मैं मल्टी बैगर्स पकड़ पाता हूँ। तो मैं स्टार्ट करता हूँ 52 वीक हाइस से। कंपनीज जो एक साल में नई हाई बना रही हो, आप लोग ये सोचोगे कि नया हाई क्यों, वो तो ऑलरेडी चल चुका है, वो नीचे से ऑलरेडी 30, 40, 50, 60% चल चुका है, तो अब देख के क्या फ़ायदा। लेकिन हम मार्केट में जाते हैं मल्टी बैगर लेने और हम ढूंढने लगते हैं वो स्टॉक्स जो एकदम खाई में हो, जो गिरे हुए हो, 52 वीक लोज बना रहे हो। आप खुद ये सोचिए कि एक मल्टी बैगर का पहला ट्रेट क्या होता है। वो ये होता है कि वो बहुत बार नए हाइज बनाते जाता है। मेरे लाइफ का सबसे बड़ा मल्टी बैगर था अवंती फीड्स।
जब मैं उसको पहली बार खरीदा था, वो ऑलरेडी 70-80% अपने उस साल के लॉस से भर चुका था। वहाँ से भी वो 70 गुना हुआ नेक्स्ट 4 साल में। तो मल्टी बैगर्स के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि मुझे ऐसा लगता है कि 52 वीक हाई देखें, लेकिन ये एक फिक्स फॉर्मूला नहीं है। मार्केट में हज़ार तरीके हैं पैसे बनाने के लिए। अगर आपको 52 वीक लो से बन पाता है, तो आप बनाइए। अगर आपको वैल्यू से बन पाता है, तो आप वैसे बनाइए। अगर आपको ग्रोथ से बनता है, तो आप वैसे बनाइए। लेकिन जो भी आपका स्ट्रैटेजी हो, उसमें एकदम डीप घुस जाइए। जैसे 52 वीक हाई स्टार्ट करते हुए मुझे आज 2018 से अभी तक काफ़ी टाइम हो चुका है। अवंती मैंने 2013 में लिया था, लेकिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि उसमें भी ये पैटर्न था। मैंने 52 वीक हाईज़ 2008 से लेके आज तक जितने वीक्स हुए हैं, सबको बैक टेस्ट किया है। बैक टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है और एक बार नहीं 4 बार किया है। अभी मैं वर्ज़न 5 पे काम कर रहा हूँ, क्योंकि आप मार्केट में रहते हो, आपको इम्प्रूवमेंट समझ में आती है, आपको ये समझ में आता है कि कहाँ पे आप बेटर कर सकते हो और चीज़ें ऐड कर सकते हो, चीज़ों को सिंपलर बना सकते हो, शायद प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन यूज़ कर सकते हो या प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन बेटर कर सकते हो। तो 52 वीक हाई से स्टार्ट इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि मुझे मार्केट का सुनना है। मुझे खुद का नहीं थोपना है मार्केट पे। मार्केट जहाँ देखने बोल रहा है वहाँ देखना है। अब आप पूछोगे कि क्या होता है जब कोविड जैसा समय आता है, जब सारे स्टॉक्स गिर रहे होते हैं, तो आपको ये देखना है कि सबसे कम कौन गिर रहा है। 20 मार्च 2020 को मैंने एक स्कैन रन किया था कि सबसे कम कौन गिरे हैं। तो टॉप 25 नेम्स में से 10-12 स्टॉक फार्मा के ही थे। तो मुझे ये समझ में आया कि शायद फार्मा को देखना है, जब सब गिर रहा है तो ये क्यों नहीं गिर रहे? तो शायद बड़े लोग, बड़े इन्वेस्टर्स जो सूंघ लेंगे अपॉर्च्युनिटी को और प्रमोटर्स जिनको सब पता है अपने कंपनी और बिज़नेस के बारे में, वो सारे को पता है कि क्या होने वाला है, इसीलिए शायद बाइंग के कारण वो स्टॉक इतना नहीं गिर रहा है। ऐसी मेरी सोच है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इसी सोच से आपका भी पैसा बने। ऐसा मैं सोचता हूँ। तो उस समय ऐसे स्ट्रेंथ देखना है और फिर हमें सोचना है कि ऐसा क्या हो रहा है फार्मा में कि फार्मा नहीं गिर रहा है, बाकी सब गिर रहा है। तो जवाब अपने आप सामने आ जाएगा या आपको कुछ रिसर्च करना पड़ेगा और आप उस नतीजे तक पहुँच पाओगे। ज़रूरी ये नहीं है कि आप हर मल्टीबैगर पकड़ पाओ। ज़रूरी ये है कि एटलीस्ट आप स्टॉक्स जो आपके रेडार पे आ रहे हैं, उन्हें कंसिडर करो। ज़्यादातर लोगों को यही नहीं पता कि स्टॉक को अपने रेडार पे लाना कैसे है। वो इधर-उधर कोई पार्टी में गए, कोई दोस्त बोल दिया, कोई न्यूज़ चैनल में सुन लिया, उसी से वो लोग वो स्टॉक पढ़ने लग जाते हैं। लेकिन क्या वो एक प्रोसेस है? क्या उसमें रिपीटेबिलिटी है? क्या वो दोस्त वापस आपको पार्टी में मिलेगा? क्या वो चीज़ कोइंसिडेंस आपके साथ वापस हो पाएगी? नहीं। तो अगर मार्केट को धंधा बनाना है, अगर आपको इसको बिज़नेस की तरह करना है, तो बहुत ज़रूरी है कि आप एक प्रोसेस रखें, आप उस प्रोसेस को फ़ॉलो करें और उसका पहला क्वेश्चन यही होता है कि कैसे स्टॉक आपके रेडार पे आएगा। हर एक जन बात करता है कि स्ट्रैटेजी में 4 पार्ट होते हैं, व्हाट टू बाय, व्हेन टू बाय, हाउ मच टू बाय एंड व्हेन टू सेल। बट कोई ये बात नहीं करता कि हाउ टू नो व्हिच स्टॉक टू स्टडी, क्योंकि 6,000 स्टॉक है मार्केट में, 6,000 के 6,000 स्टॉक के सारे अपडेट्स हम हमेशा नहीं रख सकते। वो पॉसिबल ही नहीं है, भले आपकी कितनी बड़ी टीम हो या आप कितने घंटे भी काम कर लो। तो एक प्रोसेस होना चाहिए जिससे कि आपके माइंडसेट, आपके टेम्परामेंट, आपके बैक टेस्टिंग के हिसाब से वो स्टॉक्स आपके रेडार पे आए, फिर आप उनको फ़िल्टर कर पाओ और फिर उनमें से कुछ सिलेक्ट कर पाओ। एक बार वो 52 वीक हाई लिस्ट मेरे सामने आ जाता है, फिर मैं उनको कुछ टेक्निकल पैरामीटर्स, स्ट्रेंथ पैरामीटर्स के बेसिस पे और सेक्टोरल प्रेफरेंसेस, सेक्टोरल स्ट्रेंथ के बेसिस पे सेग्रीगेट करके चुनता हूँ और उसके बाद मैं इन डेप्थ फंडामेंटल स्टडी करता हूँ। लेकिन इन डेप्थ फंडामेंटल स्टडी इतनी सारी कंपनियों पे तो नहीं हो सकती। सपोज़ मेरे रेडार पे 7, 8, 9 कंपनी आ जाए 1 हफ्ते में, तो मैं स्किम रीडिंग करता हूँ, स्क्रीनर.com यूज़ करके और कंपनीज़ के कॉन कॉल समरीज़ ये सब यूज़ करके। फिर जिन कंपनीज़ में मुझे पोटेंशियल दिखता है या मल्टीबैगर पैटर्न्स दिखते हैं, जो मैं अभी कुछ ही देर में समझाऊँगा, उन कंपनीज़ को फिर मैं डेप्थ में पढ़ने लग जाता हूँ। तो ये है पूरा फ्लो कि कैसे मेरा स्टडीज़ जाता है। अब बात करते हैं कि मैं उन कंपनी में क्या ढूँढ रहा हूँ। ये बहुत ज़रूरी है आपको पता होना कि आप कंपनी में ढूँढ क्या रहे हो। हर एक आदमी बोलता है पढ़ो, 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 मार्केट करना है तो पढ़ो, लेकिन पढ़ना क्या है और पढ़ना कैसे है? अगर आप मार्केट में नहीं हो, आप टाटा स्टील का बैलेंस शीट लेके चालू हो जाओगे, आपको लगेगा अरे यार ये क्या है? ये तो मुझे समझ ही नहीं आया और आपको लगेगा मार्केट आपके लिए नहीं है, लेकिन वैसा कोई बात नहीं है। हर एक चीज़ एबीसीडी से स्टार्ट होता है। अगर हम सब एबीसीडी सीख पाए, अगर हम सब चलना सीख पाए, 1, 2, 3, 4 सीख पाए, तो हम सब में वो पोटेंशियल है कि हम कुछ भी सीख सकते हैं और ऐसा मेरा बिलीफ है। लेकिन
सीखने का एक तरीका होता है और किसी को कम समय लगता है, किसी को ज़्यादा, और वो प्रोसेस से जाना बहुत ज़रूरी है। नाउ कमिंग बैक टू द प्रोसेस, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर मी इज़ कि मैं उन कंपनीज़ को उन बैक टेस्ट करूँ। मैं पीछे जाके पढ़ता हूँ कि अगर ये कंपनी चली तो ये क्यों चली? पुरानी कंपनी जिनसे मेरा अभी कोई लेना-देना भी नहीं है, शायद मैं अब लूँगा भी नहीं उनको, लेकिन मैं सीखूँ कैसे? सीखने का तो यही तरीका है, जो भी मार्केट में नया आता है, वो पहले दिन से ही सोचता है कि मैं कुछ पढ़ूँ और वो मल्टीबैगर बन जाए। ऐसा नहीं होता है। आपको पुरानी कंपनीज़ पढ़नी होगी, जो मल्टीबैगर बनी हैं, जो पहले मल्टीबैगर बन चुकी हैं, उनमें क्या ट्रेड्स थे, उनमें क्या पोटेंशियल था, उनमें ऐसा क्या बदलाव आ रहा था। इवन फॉर ट्रेडिंग, अगर आप ट्रेडिंग भी कर रहे हो, तो उसमें क्या प्राइस एक्शन था, उसमें क्या वॉल्यूम्स थे, उसमें क्या फैक्टर्स थे जिससे वो इतना बड़ा ट्रेड बन पाया। और टेक्नो फंडा अप्रोच मेरे को बहुत सूट करता है। धीरे-धीरे इवॉल्व करके मैं उस अप्रोच तक गया, वो भी मैं आता हूँ कि मैं वो कैसे यूज़ करता हूँ। तो ऐसे करके स्टॉक मेरे रेडार पे आता है, फिर मैं उनको ट्रिम करता हूँ। हर दिन, हर हफ्ता मैं बैक टेस्टिंग करके इम्प्रूव करने का कोशिश करता हूँ कि कैसे बेटर स्टॉक सिलेक्शन कर पाऊँ, और मैं उन स्टॉक्स में मल्टीबैगर पैटर्न्स ढूँढने की कोशिश करता हूँ। ये मल्टीबैगर पैटर्न्स क्या है? ये सिंपल पैटर्न्स है, जो मैंने किसी किताब या इधर-उधर नहीं पढ़ा, जो मैं अपने बैक टेस्टिंग से देख-देख के समझ पाया कि जो कॉमन कंपनीज़ है, जिन्होंने बहुत पैसा बना के दिया मार्केट में, उनमें ये पैटर्न्स थे। तो अब क्या होता है कि मैं वही पैटर्न्स ढूँढता हूँ दूसरे कंपनीज़ में, नाम बदलते हैं, कपड़े बदलते हैं, बट ट्रेड हमेशा सेम ही रहता है, मोस्टली। अब आया बात वो पैटर्न्स क्या है? पहला, जैसे नेगेटिव वर्किंग कैपिटल। नेगेटिव वर्किंग कैपिटल मतलब कि कंपनी एडवांसेस पे काम कर रहे हो। अगर कोई भी छोटी कंपनी में आप ये देखते हो कि उसके जो उससे जो लोग लेते हैं गुड्स उसका, वो लोग एडवांसेस दे रहे हैं, तो आपको खुद को ये सोचना चाहिए, आज के बिज़नेस में जब इतना कॉम्पिटिशन है और लोग 60-60, 70-70, 2-2, 3-3, 4-4 महीने के क्रेडिट देते हैं, ये कंपनी ऐसा क्या कर रही है कि इसमें एडवांस में लोग पैसा देने के लिए रेडी है और एडवांस में देके पैसा ले रहे हैं। तो ये वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेड्स है जिससे मल्टीबैगर पता चलता है। अगर आप कैपलिन पॉइंट देखो, एक पॉइंट पे 2014-15 में अवंती फीड्स में भी ये था। तो ये सारी कंपनीज़ में ये एक ट्रेट है जो आपको हेल्प कर सकता है कि शायद वो कंपनी मल्टीबैगर बने। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बनेगी ही बनेगी, लेकिन उसमें पोटेंशियल होने का चांस बढ़ जाता है। फिर आपको इन डेप्थ फंडामेंटल एनालिसिस करना है और फिर उसको अपना सिलेक्शन में लाना है, अगर बाकी चीज़ मैच होती है तो। सेकंड पैटर्न जो मैं फॉलो करता हूँ, वो ये है कि चेंज इन मैनेजमेंट। कई बार क्या होता है कि पुराने जनरेशन रन कर रहे होते हैं कंपनी को अपने एक तरीके से, और थोड़ा बहुत कंपनी में प्रॉब्लम्स होती हैं जो जिसको एक नई सोच चाहिए होती है सॉल्व होने के लिए। नया जनरेशन आता है बाहर से पढ़ के, और वो ज़्यादा जोश से काम कर पाता है, ज़्यादा चीज़ों को समझ पाता है, और कंपनी का पूरा ट्रैजेक्टरी चेंज हो जाता है। हर बार ऐसा नहीं होता है, लेकिन बहुत बार ऐसे ट्रेड्स हमने कंपनीज़ में देखे हैं। थर्ड जो मैं पैटर्न फॉलो करता हूँ वो है इरेडिकेशन ऑफ नॉन कोड डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन नहीं, डब्लू वाला वर्सिफिकेशन, मतलब खराबी को हटाना। तो सिम्फनी बोल के एक कंपनी है जिसमें वो लोग हर तरीके के अप्लायंस बनाते थे, लेकिन उनका एज था बनाना कूलर। उनको बहुत लॉसेस हो रहा था। एक पॉइंट ऐसा था जब कंपनी बंद होने वाली थी, और उस समय मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि हम एक काम करेंगे, हम सब कुछ बंद कर देंगे, हम सिर्फ अपने स्ट्रेंथ पे फोकस करेंगे, वो है कूलर। और वहाँ से उस कंपनी का पूरा ट्रेजेक्टरी बदल गया और वो बहुत बड़ा मल्टीबैगर बन गया। तो ये भी एक पैटर्न है जिस पे मैं ध्यान रखता हूँ। चौथा पैटर्न जो मुझे बहुत मल्टीबैगर्स फाइंड करने में हेल्प करता है, वो ये है कि कंपनी जो बहुत छोटी है मार्केट कैप वाइज, लेकिन वो अपने सेक्टर में लीडर है। जैसे कि सेरा में हुआ था एक पॉइंट पे, लाओपाला में हुआ था जब चाइनीज़ का एंटी डंपिंग ड्यूटी लग गया था, अवंती फीड्स में हुआ था जबकि उस सेक्टर में टेलविंड था। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप ये देखें और तुरंत कंपनी ले लें, आप पढ़ें, आप समझें कि वो कंपनी की कैसी ग्रोथ हो सकती है, कितने साल तक वो ग्रोथ चल सकती है। उसके बाद ही आप डिसाइड करें, क्योंकि हर कंपनी का हर वक़्त अच्छा नहीं होता है, जैसे इंसान का हर वक़्त अच्छा नहीं होता है। स्टॉक मार्केट में आपको ये फ़ायदा है कि आप कंपनी के अच्छे वक़्त तक उसका साथ दे सकते हो। और जब भी आपको लगे कि वक़्त खराब हो रहा है, आप दूसरे कंपनी जिसका वक़्त अच्छा है उसमें आप शिफ्ट हो सकते हो। दैट इज़ द पावर ऑफ स्टॉक मार्केट। एक और पैटर्न जो मैं मार्केट में फॉलो करता हूँ वो ये है एक्विजिशन एंड टेकओवर। कई बार क्या होता है, कोई कंपनी होती है जो बहुत बड़ी होती है और वो एक छोटी कंपनी को टेक ओवर कर लेती है। अब आप खुद सोचिए, अगर आपके ऊपर, आपके बिज़नेस में कोई बहुत बड़ी कंपनी का हाथ आ जाए, तो आप तो खुद मल्टीबैगर बन जाओगे। तो कंपनी क्या है? तो बेसिकली ये होता है, जैसे आप देखोगे किंगफा में, किंगफा चाइना, किंगफा का नाम उस समय था हाइड्रो एसएनएस। किंगफा चाइना
ने जब उसको टेक ओवर किया उसके बाद वो मल्टीबैगर बन गया, क्योंकि उसका नेटवर्क, उसका एक्सपर्टीज, उसके सारे कॉन्टैक्ट्स सब इसको मिल गए। अपोलो ट्राइकोट में भी यही हुआ था, उस समय उसका नाम था बेस्ट स्टील, और फिर उसमें भी एक्विजिशन किया गया, संजय गुप्ता जी ने किया जो कि प्रो थे उस सेक्टर के, और उसके बाद वो मल्टीबैगर बन गया। अवंती फीड में भी यही हुआ, अवंती फीड में थाई यूनियन ने स्टेक लिया और उसके बाद वो बहुत बड़ा मल्टीबैगर बन गया। ज़रूरी नहीं है ये हमेशा हो, वापस मैं ये डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, बट इससे चांसेस बढ़ जाते हैं। एक और पैटर्न जो मैं फॉलो करता हूँ वो है डीमर्जर इन अ साइजेबल कंपनी। कई बार क्या होता है कि एक कंपनी में मल्टीपल बिजनेसेस होते हैं और कंपनी का मार्केट कैप बहुत बड़ा होता है, तो वो म्यूचुअल फंड्स और ये लोग भी बाई किए होते हैं। लेकिन आफ्टर अ पॉइंट कंपनी डिसाइड करती है कि हमें दोनों बिजनेसेस को अलग अलग करना है और डीमर्जर होता है उस कंपनी का। जो छोटी बिजनेस होती है, बिकॉज ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशन जो एक म्यूचुअल फंड में होता है, वो लोग रख नहीं पाते हैं, और इन स्पाइट ऑफ दैट बिजनेस बीइंग ग्रेट, वो बिजनेस अच्छा होना ज़रूरी है, तभी आप उसमें उसको लें। हर बिजनेस में हर डीमर्जर काम नहीं करेगा, लेकिन वो बिजनेस अच्छा होते हुए भी फंड मैनेजर को वो बिजनेस बेचना पड़ता है और उसके कारण सेलिंग प्रेशर होती है। लेकिन आफ्टर अ पॉइंट वो सेलिंग प्रेशर जब खत्म हो जाता है, वो बिजनेस का अपना खुद का अलग एक जर्नी चालू होता है, और वहाँ पे आप उसको पकड़ सकते हैं और इवैल्यूएट कर सकते हैं कि ऑन इट्स ओन वो बिजनेस कैसा है, उसकी क्या स्ट्रेंथ्स है और क्या वीकनेसेस है, और आप उस बिजनेस को इवैल्यूएट करके अगर वो अच्छा लगे तो आप उसको ले सकते हो। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वो बिजनेस की स्ट्रेंथ क्या है। हर डीमर्जर काम नहीं करेगा। इसके बाद आता है कि हाउ डू आई सेल एंड हाउ डू आई डू रिस्क मैनेजमेंट। सेलिंग और रिस्क मैनेजमेंट के लिए मैं कुछ टेक्निकल रूल्स फॉलो करता हूँ, जैसे मूविंग एवरेजेस से ट्रेल करना, या तो जब स्टॉक्स 90 डिग्री में चलने लग जाते हैं तब स्टॉप लॉस को टाइट करना और स्ट्रेंथ में बेचना, या एक स्टॉप लॉस मैकेनिज्म रखना। स्टॉप लॉस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वेदर यू डू फंडामेंटल और यू डू टेक्निकल। स्टॉप लॉस के बिना कोई काम मार्केट में नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि जिसने भी स्टॉक मार्केट से बहुत बड़े पैसे बनाए हैं उनकी एक्यूरेसी 50-60% से ज़्यादा नहीं रही है पूरे वर्ल्ड में। और अगर आप स्टॉप लॉस नहीं रख रहे हो और आप एवरेज डाउन कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप ये अज्यूम कर रहे हो कि आपका 100% एक्यूरेसी होगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। मार्केट में सिर्फ भगवान और जो लोग झूठ बोलते हैं उनका ही हो सकता है, और जो भी ये क्लेम करे कि मेरा 100% एक्यूरेसी है, मैं बोलूँगा सबसे पहले आप उनसे दूर भाग जाएं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आप अपने स्ट्रैटेजी के हिसाब से प्रैक्टिस करें। आप देखें कि स्टॉप लॉस क्या आप बेस्ट लगा सकते हो और उस हिसाब से आप उसको यूज़ करें। क्योंकि स्टॉप लॉस के लिए टेक्निकल्स इसलिए मैं फॉलो करता हूँ, क्योंकि मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की कि कई बार ऐसा होता है कि बेस्ट रिजल्ट आने के पहले भी स्टॉक 20-30% गिर जाता है, और जब तक रिजल्ट में खराबी दिखाई देती है एक मल्टीबैगर स्टॉक 50-60-70% ऊपर से गिर चुका होता है। इसका रीज़न ये है कि जो मार्केट में स्मार्ट लोग हैं, जो इनसाइडर्स हैं, उनको ऑलरेडी पता है कि ये शायद बेस्ट रिजल्ट था, इसके बाद शायद कंपनी का खराब रिजल्ट्स आएगा या उतना अच्छा समय नहीं रहेगा, थोड़ा खराब हो जाएगा। और मार्केट हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे हमेशा मार्केट को फर्स्ट प्रेफरेंस देना है, अपने सोच को सेकंड प्रेफरेंस देना है, और मेरी सोच हमेशा मार्केट से मिली हुई रहनी चाहिए। ऐसा नहीं रहना चाहिए कि मैं कुछ सोच रहा हूँ और मार्केट का कुछ और मत है। तो शुरू में भी यही था कि स्टॉक रेडार पे कैसे आएगा, जो मार्केट बोलेगा वो आएगा। अंत में भी है, जितना देर मार्केट बोलेगा मैं उसको रखूंगा। तो ये था वन ऑफ द प्रोसेस जो मैं यूज़ करता हूँ स्टॉक मार्केट में स्टॉक ढूंढने के लिए। आई होप आपको इसमें कुछ सीखने के लिए मिला हो और आप भी इसको अप्लाई करके बेटर स्टॉक्स ले पाएँ और ज़्यादा बेटर स्टॉक मार्केट में कर पाएँ। थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग दिस, and I hope you have learned something today.